Hello students, welcome to online classes. So today we are going to discuss application of Gauss theorem. तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे सामने आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यानी कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अब इसमें अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले डायग्राम को। तो ऊपर वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि एक थिन वायर है, उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बने हुए हैं एंड P इज़ द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें हमने नीचे वाले डायग्राम में बनाया है। तो नीचे वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस बनाया है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, ब्लू शेप में जो बना हुआ है दैट इज गॉसियन सरफेस। इसके बाद इस गॉसियन सरफेस पर हमारा P पॉइंट लाई करता है, तो P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इज टेकन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए डेरिवेशन करते हैं। तो स्टूडेंट अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले क्या हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. Let us consider right circular closed cylinder of radius and length L with the infinitely long line of charge at its axis. ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट ये करना है कि अगर एक सपोज वेरी थिन वायर है, उसके सरफेस पर अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, लेकिन यूज क्या करना है, हमें गॉस थ्योरम यूज करना है। तो आपको डायग्राम दिख रहा है, तो अगर हम डायग्राम राइट हैंड साइड वाले डायग्राम को देखें तो वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज्यादा नजर आ रहा होगा। और इसके सराउंडिंग में जो आप सिलेंड्रिकल सरफेस देख रहे हैं दैट इज गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इसी को मैंने फिर अपने बोर्ड पे बनाया हुआ है, तो आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं। तो बोर्ड पर जो डॉटेड से शो किया है दैट इज नथिंग एल्स इज योर गॉसियन सरफेस। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसका डेरिवेशन करना है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एक थिन चार्ज यानी कि थिन वायर बना हुआ है and infinitely long है। Let's say this is your thin wire which is infinitely long। अब अगर ये infinitely long है और very thin है, तो very thin का मतलब क्या हो गया कि surface area तो ज्यादा होगा क्योंकि infinitely long है। This is your surface area, ये surface area है, curved surface area जिसे हम कहते हैं। लेकिन cross sectional area जो होगा वो बहुत ही कम होगा और you can say negligible। And when I say negligible कि this area is very thin, cross section area is very thin, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ये वाला जो एरिया है अगर ये बहुत थिन है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही नहीं आ पाएगा, फ्लक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स बनता कब जब एरिया होता है। एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलरली बाहर निकलना चाहिए। अगर एरिया ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर निकलेगा और फ्लक्स कैसे बनेगा। तो इसीलिए हमने ये माना है कि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से नहीं निकलेगा, ना ही यहाँ से निकलेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि जो हमारा वायर है वो बहुत ज्यादा थिन है, वेरी थिन है। ठीक है, तो इसलिए इसकी सरफेस पर हमने लेट से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। तो लेट से लीनियर चार्ज डेंसिटी क्योंकि लेंथ के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने अज्यूम करा हुआ है दैट इज लैम्डा। आप यहां पर हमने लिखा हुआ है दैट इज लैम्डा। ओके, तो हमने ये माना कि लेट से L लेंथ ले लिया है, अज्यूम कर ले कि L लेंथ का एक सिलेंडर हमने बनाया व्हिच इज नथिंग एल्स इज योर गॉसियन सरफेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया है सो दैट इस सरफेस के ऊपर हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से P इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आएगा, यहां से बाहर नहीं आएगा बिकॉज़ ऑफ वेरी थिन वायर।
तो अगर मुझे सरफेस पे निकालना है तो मैं अगर ये कहता हूं कि यहां से कितना फ्लक्स बाहर आएगा तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। रेडियल का मतलब क्या होता है कि रेडियस के अलोंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के अलोंग एक्ट करता है दैट इज रेडियल फील्ड। तो आप देख सकते हो सब रेडियस के अलोंग लग रहा है। ऐसे ही नीचे भी लगेगा, नीचे मैंने बनाया इसलिए नहीं है क्योंकि वन साइड में शो कर देते हैं, दैट इज सफिशिएंट, वही सफिशिएंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो फ्लक्स का हमारा फार्मूला होता था E ds cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 90, cos 90 0 होता है तो फ्लक्स 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया से यहां से और यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो अगर ये यहाँ पे 0 रहेगा तो इसका मतलब ये फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो लेट्स राइट डाउन, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the curved surface area, curved surface area of cylinder, ठीक है, of cylinder। तो लेट्स से, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको थोड़ा ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हो जाएगा मेरे पास E ds cos थीटा। नाउ थीटा विल बिकम 0, क्योंकि आप देख सकते हो E और ds क्या हो जाएगा हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा विल बी 0। सो फाइनली फ्लक्स विल बिकम, so I can write flux will become, then flux is equals to, ये हो जाएगा हमारे पास, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इस पूरे सरफेस में सेम ही रहेगा भाई, जो वैल्यू यहां पर होगी P की वही वैल्यू यहां पर होगा, वही सेम यहां पर होगा, वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा, यानी थ्रू आउट द सरफेस विल रिमेन सेम। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि भाई डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज डेंसिटी भी थ्रू आउट सेम है, यूनिफॉर्म है। तो अगर ये यूनिफॉर्म है, लैम्डा सेम है, डिस्टेंस रेडियस सेम है, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा क्लोज इंटीग्रल, और यहां पर हमारे पास ds। तो ds क्या था, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई rh। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास व्हिच इज नथिंग एल्स इज योर 2 पाई r इनटू l, क्योंकि यहां पर s की जगह क्या आ जाएगा l। ओके, सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं, इसी तरीके से नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है तो उसको यूज करना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स इज इक्वल्स टू, फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अगर हम इन दोनों को सब इक्वेट कर लेते हैं तो इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 को इक्वेट कर देते हैं तो 1 एंड 2 को इक्वेट करने के बाद अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है, दैट इज E into 2 pi r into l is equals to Q over epsilon naught. Then E into 2 pi r into l is equals to Q. Now Q can be written as, Q को हम क्या लिख सकते हैं, lambda into l, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता था चार्ज ओवर लेंथ, ठीक है। तो कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी वाला टॉपिक आप देखिएगा अपने नोट्स में, वहां पर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो उससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया Q को, क्योंकि अल्टीमेटली Q की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद E इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। अगर L से L कैंसिल हो जाएगा तो अब मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती है, व्हिच इज
1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर आर। ठीक है भाई, यही आएगा सेम। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं क्योंकि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं और अपने हिसाब से एक फॉर्मूला बना देते हैं। ये हो जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा ओवर आर। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ थिन वायर containing uniform charge on its surface। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो वो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को। अब आपका एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है यहां पर कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने परपेंडिकुलरली ही क्यों लिया है, सर आपने इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग ही क्यों लिया है, क्वेश्चन ये रेज होते हैं। तो इसका सबसे बड़ी वजह ये आती है कि देखिए, अगर आपने इनफाइनाइटली नहीं लिया होता तो फिर आपको कॉर्नर्स के रिजल्ट्स भी कंसीडर करने पड़ते हैं। कॉर्नर्स के रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है, कॉर्नर्स के रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर हम बात करते हैं कि सपोज लेट्स से दिस इज योर वायर, एक वायर है और इसकी सरफेस पे चार्जेस है, लेट्स से इसकी सरफेस पे बहुत सारे चार्जेस हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, तो हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, यहां से तो बाहर आएगा, परपेंडिकुलरली बाहर आएगा, वी ऑलरेडी नो दैट। लेकिन जो कॉर्नर्स होगा तो कॉर्नर से भी इस तरीके से फिर नॉन यूनिफॉर्म वे में भी बाहर इस तरीके से निकलेगा। और इस फील्ड को हमने अभी हाल फिलहाल गॉस के जो एप्लीकेशन हमने किया है उसमें कंसीडर नहीं किया है। तो अगर हम सपोज इसे फाइनाइट लेंथ रखेंगे तो हमें फिर एंड पॉइंट्स भी इनके कंसीडर करने पड़ेंगे, जो कि अभी हमने कंसीडर नहीं करे हैं, इसीलिए हमने इसको क्या करा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लिया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग रेडियली, रेडियस के अराउंड क्यों एक्ट कर रहा है, ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी तो कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, तो उसका किस तरीके से कर सकते हैं, तो पहले आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं फटाफट से। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है। 5 मार्क्स में आता है, फिक्स क्वेश्चन है, बोर्ड में आना ही आना है, नो डाउट। एक एप्लीकेशन, ठीक है, गॉस थ्योरम और उसका एक एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है टोटल, हमने ये अभी फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, इनमें से एक डेफिनेटली एप्लीकेशन आता ही आता है। तो ये आपको 101% आना चाहिए। जो भी आपका एग्जाम होगा, अभी फर्स्ट एग्जाम होगा, उसमें डेफिनेटली गॉस थ्योरम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली एक्ट करता है, तो रेडियली एक्ट क्यों करता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। तो मान लेते हैं कि सपोज एक हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, थिन वायर है, ठीक है, और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी सरफेस पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट्स से दिस एम इज योर मिड पॉइंट। ठीक है, हमने माना कि यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर हमें एक p पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा है, रेडियली लग रहा है या एक्सियली लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो मैं ये देखता हूं कि सपोज यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, मुझे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, +1 कूलम चार्ज रखेंगे। जैसे हम +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, ये कॉर्नर इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ऐसे b इसके ऊपर क्या करेगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो b इसके ऊपर रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ठीक है, अगर इसको लेट्स से कंपोनेंट्स में, अच्छा अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा भाई, इक्वली डिस्टेंस में है, तो इसी वजह से ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हो जाएगा e cos थीटा, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हो जाता है e sin थीटा। ऐसे यहाँ पर ये e cos थीटा और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास e sin थीटा। e cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज़ बोथ आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो फाइनली आप देख सकते हो कि सिर्फ एक साइन कंपोनेंट ऐसा है जो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, व्हिच इज
perpendicular to this thin wire. So hence we can say that electric field always acts perpendicular to the length. Is it clear? सभी को क्लियर है ये चीज कि किस तरीके से हमने किया? तो इसी तरीके से हम रेडियली आउटवर्ड प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके, चलिए अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं. तो स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से. तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 1.23, क्वेश्चन नंबर है. तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं. एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए ऐसे करते हैं फटाफट से. तो डेटा जो आपको गिवन है उस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? गिवन लिखना पड़ेगा. तो सर लेट्स राइट डाउन द गिवन. तो अगर मैं गिवन लिखता हूं यहां पर, तो गिवन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आपको गिवन है इस वक्त वो 9 × 10⁴. तो 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखा है. इसके अलावा आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, और डिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 2 × 10⁻² मीटर. ठीक है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इसका मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था. E = 1/4πε0 2 λ/r. ठीक है, लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 9 × 10⁻⁴. ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁹ 2 × लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा हमें निकालना है और r हमें दे रखा है 2 × 10⁻². ठीक है, तो 1 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻11. तो आई कैन राइट 10⁻4 is equals to 10⁻11 into lambda, and finally I can write lambda is equals to 10⁻4 divided by 10⁻11, which is equals to lambda is equals to 10⁻7 और ये हो जाएगा मेरे पास कूलम पर मीटर. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. तो इसको नोट करेंगे फटाफट से. अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन. देखो साथ के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि जब हम सभी क्वेश्चन कर लेंगे तो एक इंटरनल कॉन्फिडेंस बहुत क्रिएट होता है. और मैं आपको फिर बता दूं कि फर्स्ट 4 यूनिट एंड ऑप्टिक्स इट विल टेक टाइम, और इसको हमें टाइम देना ही पड़ेगा. 9 में से अगर आपने 5 यूनिट को अगर आपने टाइम दे दिया तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने इसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल करे, एनसीईआरटी करा है, 10 इयर्स करा है, सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, तो आप इसमें आप मान सकते हैं दैट यू विल गेट अबव 90+. नो डाउट यू विल गेट अबव 90+, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो यहीं से आते हैं. ओके, इसे नोट डाउन करेंगे फटाफट से. थैंक यू.